हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी में। और आप देख रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इसकी क्लास 4, और जिसमें हम बात करेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है। उसमें 7 अध्याय मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, तो उसमें से आज हम 1 से लेकर के 4 अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, छोड़कर मत जाइएगा, वरना बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पहला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 21A और 29(2) और 45 के अंतर्गत जो संस्तुतियाँ हुई हैं, उन्हीं को लेकर के 21A में जो मुख्य प्रावधान है जिसके तहत जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो अध्याय 1 है उसमें है प्रस्तावना रूप। ठीक है, तो 7 अध्याय हैं, तो एक एक अध्याय पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 4 अध्याय को खत्म करेंगे। तो प्रस्तावना क्या है कि स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ही सरल है, छोटे छोटे अध्याय हैं, बड़े नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो जो 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं उनको देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला है कि सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल सरकार स्थापित करती है, सरकारी स्कूल जिन्हें हम बोलते हैं। दूसरा है कि अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनको सरकार से सहायता प्राप्त की जाती है। तीसरा है विशेष श्रेणी के स्कूल, जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये सब। चौथा रहेगा अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल, यानी कि ऐसे प्राइवेट स्कूल जो पूरे के पूरे समुदाय के द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार के द्वारा उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है। तो ये जो अध्याय 1 है प्रस्तावना, इसमें स्कूलों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कितने प्रकार के स्कूल होते हैं। अब हम अध्याय 2 की बात करेंगे, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हम पढ़ेंगे। तो ये फिर से टॉपिक है, अच्छे से इनको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जीवन में भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु में प्रत्येक बच्चा जो है अपने पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से पूरा करेगा, जो कि पूर्णतया निःशुल्क होगी सरकार के द्वारा। दूसरा पॉइंट है अध्याय 2 का कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की जरूरत नहीं है, यानी पूरी तरह निःशुल्क है। तीसरा पॉइंट है कि यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है, कोई भी कारण हो, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। ठीक है, और उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। और आगे देखिए, किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। उसे ना तो विद्यालय से निकाला जाएगा और ना ही उसे रोका जाएगा। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। आप भी अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो ये सारे अधिकार आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आप ही को नहीं पता होगा तो फिर आप समाज का विकास कैसे कर पाएंगे। समझ गए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन भी आएंगे और आपको आंसर भी देना होगा। तो आगे पॉइंट है अध्याय 2 का, यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, कोई भी बच्चा है ना, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। ये भी अनिवार्य है। आगे का पॉइंट है कि बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का भी अधिकार है, यानी कि ट्रांसफर ले सकता है। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चे को किसी भी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा, और जो प्रधान अध्यापक यानी प्रधानाचार्य होंगे उनको टीसी तुरंत निर्गत करनी पड़ेगी। और यदि वो इसमें देरी करते हैं तो प्रधान अध्यापक के खिलाफ सेवा नियमावली के अनुसार, यानी कि जो सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या होगा, जिस स्कूल में स्थानांतरण होना है वहां टीसी को देर से प्रस्तुत करने को प्रवेश देने के लिए इनकार करने या देर से प्रवेश देने का अधिकार नहीं बनाया जा सकता। यानी कोई स्कूल ये नहीं कहेगा कि आपके पास टीसी नहीं है, हम आपको प्रवेश नहीं देंगे। टीसी आप बाद में भी जमा कर सकते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3। तो अध्याय नंबर 3 कह रहा है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, 3 तरीके की सरकार होती है, और अभिभावकों के दायित्व। तो इसमें अभिभावक भी सम्मिलित रहेंगे अध्याय 3 में। तो इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर सरकार और स्थानीय सरकारों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आपके मन में भी आया होगा कि पड़ोस के स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, स्कूल नहीं है। तो ये जो जिम्मेदारी है ये सरकार की होगी। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान करें। ठीक है, ये धन का प्रावधान सरकार करेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ परामर्श करके खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। यानी ये केंद्र सरकार का काम है कि वो राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से बात करे, उनसे पूछें कि आपके यहाँ शिक्षा के लिए कितना धन चाहिए, तो उसके हिसाब से उसका प्रतिशत वो राज्य सरकार को मुहैया कराएगा। उसके बाद में केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का फ्रेमवर्क भी तैयार करेगी, शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए मानदंड लागू भी करेगी, और नवाचार, अनुसंधान, है ना, नियोजन और क्षमता आदि के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और संसाधन भी उपलब्ध कराएगी। ये सब जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से होगी। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए, याद करते चलिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आगे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और नोट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद और है इसमें अध्याय 3 में कि राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उसकी उपस्थिति यानी अटेंडेंस और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगी, और पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना। ये सब सरकार देखरेख करती है, इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। अगला पॉइंट है कि विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना, यानी जो मेन रिक्वायरमेंट होगी विद्यालय के लिए, वो सब उसकी उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करेगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों के कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। यानी जो शिक्षक होंगे उनको भी ट्रेनिंग समय समय पर दी जाएगी, और विद्यालय के जो भी काम होंगे उसके लिए भी वो स्टाफ प्रोवाइड करेगी और संसाधन उपलब्ध कराएगी। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक अभिभावक का ये दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए। तो ये दोस्तों अभिभावक को प्रोत्साहित करना होगा, ये हम लोगों का ही काम होगा। तो ये अभिभावक का दायित्व है, जो काफ़ी अभिभावक लोग नहीं जानेंगे, है ना, जो पिछड़े वर्ग से हैं, तो उनको आपको समझाना है। अगला पॉइंट है कि 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने के हेतु उपयुक्त सरकार बच्चों के आरंभिक देखरेख के साथ उनके 6 वर्ष की उम्र होने तक पूर्व स्कूल शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बना सकती है। यानी प्री स्कूलिंग जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो प्रारंभिक शिक्षा से पहले के लिए चलता है, जिसमें आप अपने बच्चों को बिठाते हैं, है ना, LKG, नर्सरी, UKG, ये सारी चीज़ें, है ना। तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो कक्षा 1 से और कक्षा 5 तक मानी जाती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताए। अब हम अध्याय 4, जो अंतिम अध्याय होगा इस वीडियो का, फिर उसके आगे हम 5, 6, 7 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अध्याय 4 में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व की बात करेंगे, है ना। स्कूल के क्या क्या दायित्व हैं और स्कूल में जो शिक्षक हैं उनके क्या क्या दायित्व हैं, ये सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है ना। ये पूरे संविधान में ये सब संवैधानिक दायित्व हैं, इसमें आप कोई भी जो है मना नहीं कर सकते कि हम ये काम नहीं करेंगे। उसके बाद है सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है, ये तो निश्चित है। और निजी और विशेष श्रेणी वाले जो विद्यालय होंगे उनको भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, है ना, कि निजी स्कूलों में 25% स्थान आरक्षित होता है। जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं, या तो उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, या उनकी फीस में कुछ ना कुछ माफ़ किया जाएगा, या उनको उनकी फीस का वहन राज्य सरकार करेगी। आगे देखते हैं। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान लेगा, ना कोई चंदा लेगा, और ना ही अभिभावक का या बच्चे का कोई चयन के लिए प्रणाली अपना सकेगा, ठीक है। यानी कि कोई भी बच्चा अपने अभिभावक
के साथ एडमिशन के लिए जाता है तो ना तो अभिभावक का कोई इंटरव्यू होगा, परीक्षा होगी, टेस्ट होगा, ना बच्चे का कोई परीक्षा होगी प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए। ठीक है, ये तो अनिवार्य रूप से स्कूल को देना ही चाहिए, वो मना नहीं कर सकता। और प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड भी देना पड़ सकता है। ना ही आपसे कोई ये कहे कि आपके बच्चे का एडमिशन तभी होगा कि आप हमारी बिल्डिंग में ये करवाइए या हमारे लिए चंदा दीजिए, या कहीं वो जो है अपने ट्रस्ट के नाम से कोई दान ले सकता है आपसे। तो ये सब आप ना करें, इन चीज़ों से बचें, है ना। और चयन प्रणाली अपनाने के लिए भी पहली बार ऐसा करने पर 25,000 रुपये और उसके बाद अपनाएगी हर प्रक्रिया पर 50,000 रुपये का दंड स्कूल को देना होगा। ठीक है, तो आपके बच्चे का एडमिशन पूरी तरह बिना हिचकिचाहट के होगा और आप सभी के साथ एक साथ व्यवहार करें क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं। और यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उन्हें इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी, है ना। जैसा कि यहाँ 25% की बात की गई है प्राथमिक एजुकेशन के लिए। और इन बच्चों के खर्च का राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, आपको कोई खर्चा नहीं देना है। आगे हम बात करेंगे कि अध्याय 4 का नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण किस सन में लागू हुआ, तो 1986 में। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाता है। तो कई जो हैं शिक्षार्थी कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं जी, ये आपके सिलेबस में दिया गया है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना कर ले। अगला पॉइंट है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी और ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक प्रबंध समिति का गठन करेंगे, है ना। तो इसमें कौन कौन होगा देखिए। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे और जो कुल सदस्य होंगे उनमें 3/4 यानी 3/4 सदस्य होंगे अभिभावक में से होंगे। ये क्वेश्चन भी यूनिट टेस्ट में आया था कि कितने प्रतिशत सदस्य होंगे, तो वहाँ प्रतिशत पूछा था। तो 3/4 का प्रतिशत निकालेंगे तो 75% यानी 75% बनेगा। तो वंचित और कमजोर तबके से तथा महिलाओं से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा, है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं कि रईस है तभी वो सदस्य बनेगा। गरीब परिवार के जो अभिभावक होंगे वो ज़्यादातर सदस्य बनाए जाएंगे, उनमें महिलाएं भी होंगी। और इस समिति के कार्य क्या क्या होंगे। एक तो होगा स्कूल के कार्यों का अनुश्रवण करना, यानी स्कूल में क्या क्या कार्य होने हैं। स्कूल विकास की योजना बनाना है और उनकी संस्तुति करना है आपसी सहयोग से। सरकार या स्थानीय सरकार अथवा अन्य कहीं से प्राप्त जो भी अनुदान होगा उनके खर्चों का भी अनुश्रवण करेंगे यानी देखरेख करेंगे और अन्य सुझाए गए कार्यों को भी करेंगे। और स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा बनाई गई स्कूल प्रबंधन ये मिस हो गया, कोई बात नहीं। स्कूल विकास की योजना राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के अनुदान देने का आधार बनेगी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और जो है शिक्षकों के दायित्व निम्नलिखित होंगे। अब शिक्षकों के दायित्व की बात करेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ही शिक्षक बनेंगे। तो नियमित समय से आपको स्कूल में उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना होगा, उसे पूरा करना होगा, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा, प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन करना होगा, नियमित अभिभावक की बैठकें यानी मीटिंग करेंगे, पेरेंट्स मीटिंग, बच्चे की नियमितता और उपस्थिति और उसके सीख में प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त बताए गए जो भी अन्य दायित्व होंगे वो भी आपको निभाना है। अब हम इसमें लास्ट पॉइंट की बात करेंगे। इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक और छात्र का अनुपात अधिनियम की जो अनुसूची है उसके अनुसार हर एक स्कूल में होगा। ठीक है, इसके लिए गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे जनगणना और चुनाव
और आपदा राहत को छोड़कर शिक्षकों को हटाया जाएगा। ठीक है, और शिक्षकों में जो है कोई भी उनको फालतू का काम नहीं दिया जाएगा। अगर सरकार की कोई जनगणना चुनावी आपदा है तभी सरकार उनकी ड्यूटी लगाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, है ना। उसके बाद में कि नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि विद्यालय में शिक्षकों की जो रिक्तियां होंगी वो कुल स्वीकृत पदों से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी विद्यालय में 10 अध्यापक हैं तो एक से ज़्यादा की रिक्ति वहाँ नहीं होगी। अगर 2 होती हैं तो आपको कम से कम एक तो तुरंत भरनी ही पड़ेगी। तो ये सारी नियम हैं जो संवैधानिक हैं और आपको याद होने ही चाहिए, और इन्हीं से एग्ज़ाम बनेगा आपका और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। तो निश्चिंत होकर बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 5 से अध्याय 7 तक कंप्लीट करेंगे।